गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एफएम गोल्ड चैनल पर। और साथियों, जैसा कि आपने जाना और कल हमने आपको बताया कि हमारी कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो दोस्तों वो दिन आ चुका है और एक नए सफ़र की शुरुआत पे हम लोग चलते हैं। आज हमारी पॉलिटी की पहली क्लास रहेगी और पॉलिटी की पहली क्लास में दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल बेसिक पे। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग दिल्ली में पढ़े हैं, 3-3, 4-4 साल से लोग पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि उनसे पूछो कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती है, कुछ पता ही नहीं। रट रहे हैं, बस रटे जा रहे हैं, कुछ पता नहीं चल पा रहा। तो है क्या कि कभी कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि भाई मान के चलिए कहा गया कि केंद्र और राज्य के विधायी संबंध किस भाग में और किस अध्याय में दिए गए हैं। तो जब किसी को विधायी का क्लियर होगा जब तो वो विधायी संबंध बता पाएगा। दोस्तों किसी को विधायी क्लियर होगा जब वो विधायी कार्य बता पाएगा या विधायी का संबंध बता पाएगा। तो आज हम लोग बिल्कुल बेसिक पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम लोग बिल्कुल बेसिक दोस्तों, भारतीय राज व्यवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या? भारतीय राज व्यवस्था। मैंने दोस्तों आपके सामने दो शब्द लिखे हैं, कौन कौन से? एक तो लिखा है भारतीय, दूसरा लिखा है क्या? राज व्यवस्था। पहले लिखा है भारतीय, दूसरा राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों आपसे यह है कि आप इन दोनों शब्दों से क्या समझ पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे होंगे। दोस्तों आपके दिमाग में तमाम विचार आ रहे होंगे कि भारतीय राज व्यवस्था का मतलब क्या है गुरुजी, की भारत पर राज करने वाली व्यवस्था या फिर भारत का संविधान। तमाम बच्चे तमाम प्रकार की सोच है अपनी अपनी। दोस्तों इससे ये मतलब निकल रहा है कि भारतीय राज व्यवस्था का मतलब है कि भारतीय राज व्यवस्था भारत पर राज करने वाली व्यवस्था। अरे भारत पर राज करने वाली व्यवस्था या भारत को चलाने वाली व्यवस्था। दोस्तों इसका मतलब ये निकला कि भारत पर राज करने वाली व्यवस्था या भारत को चलाने वाली व्यवस्था। भारत को चलाने वाली व्यवस्था। दोस्तों क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि गुरुजी आपने ये तो बता दिया कि भारत पर राज करने वाली व्यवस्था या भारत को चलाने वाली व्यवस्था, अब आपने ये नहीं बताया गुरुजी कि भारत है क्या। भाई क्वेश्चन यहाँ से ये उठा कि भारत है क्या एक्चुअली। तो दोस्तों बहुत से लोग बताते हैं कि भारत क्या है। भारत गुरुजी देश है, भारत एक देश है, कंट्री है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों भारत कंट्री नहीं है, देश नहीं है, बल्कि भारत क्या है? एक राज्य है। भारत एक स्टेट यानी राज्य है। भारत क्या है दोस्तों? एक राज्य है। भारत क्या है? एक राज्य है। भारत क्या दोस्तों? एक राज्य है। और ये जो राज्य है दोस्तों ये एक अमूर्त अवधारणा है। कैसी अवधारणा है ये? एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त अवधारणा। कैसी? अमूर्त अवधारणा। राज्य क्या है? एक अमूर्त अवधारणा है, यानी कि दोस्तों इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसका केवल हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। ये हमारे विचारों में है, हम लोग इसका महसूस कर सकते हैं। और ये जो राज्य है, मैंने आपको बताया कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है और इस राज्य की एक मूर्त अभिव्यक्ति भी है दोस्तों। मूर्त अभिव्यक्ति मतलब मूर्त रूप, यानी राज्य का मूर्त रूप। राज्य का मूर्त रूप, मूर्त अभिव्यक्ति, मूर्त अभिव्यक्ति। तो मूर्त अभिव्यक्ति जो है दोस्तों राज्य की, वो हो जाएगी हमारी सरकार। क्या हो जाएगी? सरकार। सरकार मतलब क्या? सरकार मतलब क्या दोस्तों? सरकार मतलब क्या? सरकार मतलब विधायिका। सरकार मतलब क्या? सरकार मतलब विधायिका। सरकार मतलब विधायिका। सरकार मतलब क्या? कार्यपालिका। सरकार मतलब न्यायपालिका। सरकार मतलब न्यायपालिका। मैंने कितनी बातें बताई दोस्तों आपको कि भारतीय राज्य व्यवस्था का मतलब क्या है कि भारत को चलाने वाली व्यवस्था। और भारत को चलाने वाली व्यवस्था का मतलब मैंने आपको बताया कि राज्य क्या है। एक्चुअली भारत की बात चली थी कि राज्य क्या है, तो राज्य मैंने आपको बताया कि भारत क्या है। भारत एक राज्य है। राज्य जो है वो एक अमूर्त अवधारणा है और ये अमूर्त अवधारणा जो है इसकी एक मूर्त अभिव्यक्ति होती है या फिर इसका एक मूर्त रूप होता है।
जिसे हम कहते हैं कि सरकार। सरकार मतलब विधायिका, सरकार मतलब कार्यपालिका, सरकार मतलब न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, इस राज्य होने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता हमें पड़ती है दोस्तों। कितने तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी हमें? 4 तत्वों की हमें आवश्यकता पड़ती है। कितने तत्व? 4 तत्व। 4 तत्वों की आवश्यकता हमें पड़ेगी राज्य बनाने के लिए। यदि चारों तत्वों में से एक भी तत्व अनुपस्थित है तो क्या है? राज्य वो नहीं होगा, राज्य नहीं होगा। तो 4 तत्व कौन कौन से हैं दोस्तों? नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 दोस्तों संप्रभुता। क्या? संप्रभुता। तो मैंने क्या बताया दोस्तों आपको? मैंने बताया कि ये जो राज्य है, राज्य होने के लिए कितने तत्व होने चाहिए दोस्तों? 4 तत्वों की आवश्यकता हमें पड़ती है। और 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 4 तत्व कौन कौन से हैं? ये है नंबर 1 भूमि, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 संप्रभुता। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि हमने बताया कि भारत एक राज्य है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं दोस्तों, हमारे पास पैरामीटर आ चुका है कि भारत, हमने बताया कि राज्य है और राज्य होने के लिए ये 4 तत्व होने आवश्यक हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि भारत एक्चुअली राज्य है भी या नहीं है। साहब पैरामीटर तो हमें पता चल गया कि साहब पैरामीटर है हमारे पास कि भारत एक राज्य है। ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अब देखेंगे कि भारत के पास दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के पास क्या है? भूमि है कि भैया भूमि है। अरे ये किसकी भूमि है? तो दोस्तों ये भारत की भूमि है। गर्मी बहुत ज़्यादा है साथियों, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो भारत के पास भूमि भी है और भारत के पास हमारी जनसंख्या भी है। भारत के पास सरकार है क्या दोस्तों? बिल्कुल सरकार है। अरे भारत के पास सरकार नहीं है क्या? अरे भैया सरकार है भारत के पास, मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है ना केंद्र में। और क्या भारत के पास दोस्तों संप्रभुता है? क्या भारत के पास संप्रभुता है? ये बात मैं दोस्तों आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग मुझे बताएं कि संप्रभुता है या नहीं। कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं है सर, कुछ बोलेंगे कि है सर। देखिए बच्चों, पहले आप लोग ये जान लें कि संप्रभुता का गुरुजी मतलब क्या होता है। जब हम लोग मतलब जान जाएंगे तभी तो हम लोग अंदाज़ा लगा पाएंगे किसी चीज़ का कि संप्रभुता क्या होती है। तो संप्रभुता का मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी आंतरिक व बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता। मैंने क्या बताया दोस्तों आपको? संप्रभुता के बारे में बताया कि संप्रभुता क्या होती है। तो संप्रभुता मैंने आपको बताया कि किसी भी आंतरिक या बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता क्या है? संप्रभुता कहलाएगी। यदि दोस्तों हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो एक बात बताइए मुझको कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यदि मान के चलिएगा आज अमेरिका घोषणा करे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा है, आप लोग रसिया से डील ना करें, तेल वगैरह ना लें वहाँ से, या फिर रसिया से S-400 ना खरीदें, तो क्या मोदी जी मान जाएंगे? अरे दोस्तों क्या मोदी जी मान जाएंगे? बिल्कुल मोदी जी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि भारत क्या है? संप्रभु क्या है? संप्रभु राज्य है भारत एक। अरे भारत एक संप्रभु राज्य है, इसलिए मोदी जी नहीं मान सकते। आज यही रसिया घोषणा कर दे कि आप अमेरिका से डील मत कीजिए, तो भारत को मान जाएगा? भारत नहीं मान सकता, नहीं मान सकता। तो किसी भी आंतरिक व बाह्य दबाव से मुक्त होकर निर्णय लेने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम दोस्तों? संप्रभुता बोल सकते हैं या सोवरेनिटी बोल सकते हैं दोस्तों। इसका और भी मतलब निकलता है दोस्तों।
देखिए, जो संप्रभु व्यक्ति होता है, जो निकाय संप्रभु होता है दोस्तों, वो अपने आप में सर्वोच्च होता है। वो क्या होता है? अपने आप में सर्वोच्च होता है। जो संप्रभु होता है वो क्या होता है? अपने आप में सर्वोच्च होता है दोस्तों। क्या होता है? वो अपने आप में सर्वोच्च होता है और ये सभी को आदेश दे सकता है, लेकिन ये मतलब इसको कोई भी आदेश नहीं दे सकता। ये सभी को आदेश दे सकता है, लेकिन इसको कोई आदेश नहीं दे सकता। ये होती दोस्तों संप्रभुता। आ रही है बात समझ में? तो अब मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप संप्रभु हैं दोस्तों? क्या आप संप्रभु हैं? मैं आपसे ये बात कर रहा हूं। आज यहीं खड़े हुए कई विद्यार्थी बोलेंगे कि सर हाँ हम संप्रभु हैं, हाँ हम क्या हैं? संप्रभु हैं। कुछ बच्चे बताते हैं, लेकिन बेटा आप संप्रभु नहीं हैं, लेकिन भारत संप्रभु है, भारत राज्य संप्रभु है, लेकिन आप लोग संप्रभु नहीं है। गुरुजी कैसे? एक बात बताइए, मान के चलेगा आपको किसी प्रेमिका से क्या है? लगाव है, आप उससे शादी करना चाहते हैं, आप उससे शादी करना चाहते हैं, गए दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास, आपसे रहा नहीं जाता, गए अपने पिताजी के पास, कहा उनसे कि पिताजी हमको वो लड़की पसंद है और हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो पता है पिताजी का जूता वहीं से उड़ता हुआ आएगा दोस्तों, पिताजी का जूता वहीं से उड़ता हुआ आएगा और आप लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते उनका। क्यों? क्योंकि आपका जो दाना पानी है वो आपके पिताजी के हाथ में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप संप्रभु नहीं है, बल्कि भारत राज्य संप्रभु है। और संप्रभुता का मैंने और भी मतलब बताया कि एक संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च, यानी जो अपने आप में सर्वोच्च है, जो सबको आदेश दे सकता है, लेकिन उसे कोई भी आदेश नहीं दे सकता। ये क्या है? संप्रभुता। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि भारत राज्य होने के लिए क्या है? राज्य होने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता हमें पड़ती है: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो मेरे साथियों, यहीं से इन्हीं 4 तत्वों से दोस्तों क्या पूछ लिया? यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछ लिया। दोस्तों यूपीएससी 21 की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं भारत में आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे दोस्तों पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो। दोस्तों ये क्वेश्चन बेसिक से उठाते हैं और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं। एग्जामिनर का अगर दिमाग समझना है दोस्तों, तो हमें थ्योरी में घुसना होगा। कहाँ जाना होगा? हमें थ्योरी में जाना होगा। तो हम लोग मैंने बताया आपको कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। कब? यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? क्वेश्चन ये था कि इन्होंने बताया कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। क्या पूछा? कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को, किसको बेटा? राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो हम लोग जानते हैं कि राज्य होने के लिए कितने तत्व होने चाहिए दोस्तों? 4 तत्व होने चाहिए। और 4 तत्व हमें जहां भी मिल जाए, यानी कि इन 3 ऑप्शन में, 3 ही लिखे इस वजह से, इन 3 ऑप्शन में जहां भी हमको 4 तत्व दिखाई दे जाए, इसका मतलब भैया आंसर है। अरे भैया कोई भारी है? अरे कोई भारी सवाल है? हमने क्या पढ़ा? अरे हमने बेसिक पढ़ा, बेसिक से क्वेश्चन निकल गया। क्यों? तो हम देखें क्या आंसर हो सकता है। हमें पता है 4 तत्व होते हैं गुरुजी, 4 तत्व जहां मिल जाएंगे वही आंसर ठोक देंगे हम। तो पहला कि व्यक्तियों का एक समुदाय। क्या दोस्तों? व्यक्तियों का एक समुदाय। क्या मिल गया हमें? जनसंख्या मिल गई दोस्तों। क्या मिल गई हमें? जनसंख्या मिल गई गुरुजी, जनसंख्या तो मिल गई। बिना किसी बाह्य नियंत्रण के क्या है? हमें भैया संप्रभुता भी मिल गई। क्या मिल गई? संप्रभुता भी मिल गई गुरुजी हमें। अरे मिल गई नहीं मिल गई? गुरुजी सही बात है, संप्रभुता भी मिल गई। एक निश्चित भूभाग में क्या मिल गया? हमें भूमि भी मिल गई गुरुजी। क्या मिल गई? हमें भूमि भी मिल गई। स्थायी रूप से निवास करता है, स्थायी रूप से निवास करता है, और जिसकी एक संगठित सरकार है। लो दोस्तों हमें एक सरकार भी मिल गई। क्या मिल गई? हमें सरकार भी मिल गई। क्यों? जनसंख्या भी मिल गई, संप्रभुता भी मिल गई दोस्तों, हमें भूमि भी मिल गई, हमें दोस्तों सरकार भी मिल गई।
अरे तो आंसर कौन सा सही होगा रे? क्यों रे मेरे रसगुल्लाओ, कौन सा सही होगा आंसर? अरे पेपर की खोपड़ी में ऐसी छेद कर दोगे? हाँ भाई, अरे पेपर की खोपड़ी में ऐसी छेद कर दोगे तुम? पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए दोस्तों दिल में क्या होनी चाहिए? ज्वाला उत्पन्न होनी चाहिए, और वो ज्वाला मैं आप सभी के दिल में जगा कर रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों अभी केवल बेसिक पर बात कर रहे हैं हम लोग, अभी जरा आने दो। अधिकार, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, संसद, केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों आपके हाथ खून फेंक देंगे, मैं कह रहा हूँ खून फेंक देंगे हाथ लिखते लिखते। आप लिखते जाना और मैं आपको केस बताता जाऊंगा। दोस्तों आर्टिकल नंबर, दुनिया तुम्हें 15 पढ़ाती है, मैं तुम्हें 15 क्लॉज 6 तक लेकर जाऊंगा। दुनिया तुम्हें 16 पढ़ाती है, मैं तुम्हें 16 क्लॉज 6 तक लेकर जाऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों लाया गया, क्यों जोड़ा गया इसे संविधान में। बात समझ में आ रही है? तो आप लोग केवल 7 बनाए रखें दोस्तों। तो दूसरा देख लें कि बहुत से व्यक्ति, क्या मिल गई हमें? जनसंख्या मिल गई दोस्तों। क्या मिल गई हमें? जनसंख्या मिल गई। एक निश्चित भूभाग, क्या मिल गई हमें? भूमि भी मिल गई गुरुजी। क्या मिल गई हमें? भूमि भी मिल गई। बहुत लंबे समय से अपनी एक संस्कृति, परंपरा, शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। कहाँ है भैया? अरे सरकार कहाँ है? अरे भैया संप्रभुता कहाँ है इसमें? अरे नज़र आ रही है तुम्हें? बिल्कुल कहीं नहीं नज़र आ रही होगी। अगला, एक निश्चित भूभाग में क्या मिल गया? भूमि मिल गई भैया। क्या मिल गया? भूमि मिल गई गुरुजी। स्थायी रूप से रह रहा समाज, ये लीजिए जनसंख्या भी मिल गई यहाँ पर। क्या मिल गई? अरे जनसंख्या भी मिल गई गुरु। अगला, एक केंद्रीय प्राधिकारी, प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्या? अरे कहाँ है दोस्तों यहाँ? अरे संप्रभुता कहाँ गई यहाँ की? संप्रभुता कहाँ गई? और दोस्तों यहाँ सरकार कहाँ गई? सब गायब है दोस्तों। इसलिए मैंने चौथा ऑप्शन भी नहीं लिखा। लेकिन हमें क्या देखना? हमें चारों तत्व देखने हैं। जहाँ चारों तत्व उपस्थित होंगे वही क्या है? वही हमारा आंसर, हमारा करेक्ट बिल्कुल बैठेगा। तो आगे बढ़ें दोस्तों। अरे आगे बढ़ें हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमने आपको बता दिया है कि भैया भारत एक राज्य है, लेकिन हम लोग कहने के लिए, अरे आम बोलचाल भाषा में हम लोग भारत के जो राज्य है उसके लिए हम लोग देश बोल देते हैं। देखिए राज्य में और देश में अंतर कुछ नहीं है, बिल्कुल बराबर हैं। राज्य होने के लिए भी वही तत्व चाहिए, देश होने के लिए वही तत्व चाहिए। लेकिन क्या है कि संविधान जो बताता है वो राज्य बताता है, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कह देते हैं? देश कह देते हैं। दोस्तों यूएनओ की बैठक कभी देखना तो बोला जाता है कि इंडिया स्टेट के एम्बेसडर, यूएस स्टेट के एम्बेसडर, ब्रिटिश स्टेट के एम्बेसडर, तो इन्हें स्टेट के नाम से पुकारा जाता है विदेशों में। जो विदेशी संगठन है वहाँ पर जब मीटिंग होती है तो हम बोलचाल की भाषा में हम लोग राज्य के लिए क्या बोल देते हैं? देश बोल देते हैं। ऐसे ही दोस्तों आप लोग अपने गांव देहात में देख लीजिएगा कि मान के चलिए कोई व्यक्ति अनपढ़ है, लेकिन उसे हम लोग वकील बोल देते हैं। रे वकील साहब इधर आइए। तो है क्या कि गांव देहात में तमाम परंपराएं, प्रथाएं चली आई हैं दोस्तों, और ये चीज़ें भारत, हम देखते हैं कि भैया भारत से निकला है, भारत से निकला है दोस्तों, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग इतना ध्यान रखेंगे कि भारत एक राज्य है, लेकिन कहने के लिए हमेशा देश ही बोल देते हैं, लेकिन भारत यानी कि देश में और राज्य में कोई अंतर नहीं होता है दोस्तों। तो क्या गुरुजी एक बात बताओ मैं कि बेटे पूछो कि आपने भारत को तो राज्य बता दिया, ठीक है जी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये क्या है फिर गुरुजी? पश्चिम बंगाल, ये क्या है फिर? अरे ये क्या है? तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं क्या ये भी राज्य हैं? अरे क्या ये भी राज्य हैं क्या? देख लेते हैं। अरे हम लोग तो राज्य बोलते हैं ना इसे, तो हम लोग देख लेते हैं राज्य है नहीं। तो देखिएगा हमारे पास तो पैरामीटर है। अरे दोस्तों हमारे पास पैरामीटर है कि बिल्कुल है गुरुजी। हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग उत्तर प्रदेश क्यों उठा ले रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के पास दोस्तों भूमि है? अरे भूमि है, बिल्कुल है गुरुजी, भूमि भी है। क्या उत्तर प्रदेश के साथ जनसंख्या है? बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है दोस्तों। अरे अकेले उत्तर प्रदेश, यूरोप की आधी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। अरे यूरोप में 50 करोड़ जनसंख्या है,
उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ होने वाली दोस्तों। तो यूरोप की जनसंख्या की आधी तो उत्तर प्रदेश में ही हमारे आधा टक्कर ले रहा है, वो ईरान ले रहा आधा टक्कर। तो जनसंख्या भी है। गुरु जी सरकार है क्या उत्तर प्रदेश में? भैया सरकार भी है उत्तर प्रदेश में। किन की सरकार है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है नहीं, बीजेपी की सरकार है। क्या उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता है? अरे क्या उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता है? मतलब गुरुजी, मतलब यह है कि क्या आंतरिक और बाह्य दबाव के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कोई निर्णय ले सकते हैं? दोस्तों नहीं ले सकते। उन्हें भी कहीं ना कहीं भारत सरकार की परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों जहां परमिशन शब्द जुड़ जाए वहां हम कैसे संप्रभुता बताएंगे कि हाँ साहब यहाँ संप्रभुता होगी? क्योंकि दोस्तों परमिशन की बात जुड़ गई है। बात क्लियर है ना यहाँ तक? तो क्या गुरुजी फिर एक बात बताओ कि भारत तो राज्य हो गया, फिर ये तुमने बताया कि सर जी के यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जो हैं इनके बताया गुरुजी ये राज्य है नहीं, तो फिर ये है क्या? फिर ये है क्या? दोस्तों आपने कक्षा 10 तक तो सभी ने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री वगैरह सबने पढ़ी होगी। उसमें दोस्तों इनको यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लिए प्रांत शब्द का यूज किया गया है। किसका शब्द यूज किया गया है? प्रांत शब्द का यूज किया गया है। संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, पंजाब प्रांत। दोस्तों अभी भी कहीं ना कहीं न्यूज आती हैं तो हमें अभी भी इन सब चीज़ों को देखने को मिल जाता है। इन सब चीज़ों का हमें भी अभी भी जिक्र देखने को मिलता है कि मध्य प्रांत में ये हुआ, पंजाब प्रांत में ये हुआ, राजस्थान प्रांत में ये हुआ। तो दोस्तों ये क्या है? अरे भैया ये क्या हुए? यूपी, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, ये क्या हुए? फिर ये हुए दोस्तों प्रांत। क्या हुए दोस्तों? ये हुए प्रांत। एक बात बताइए, एक उदाहरण और आया, अभी वर्तमान की बात है दोस्तों कि कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था मैं एक बार, तो मैंने देखा कि आप लोग जानते हैं कि भैया दिल्ली है, दिल्ली में तो विधानसभा है और विधानसभा है तो मुख्यमंत्री भी हैं। तो जो वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको दोस्तों सिंगापुर नहीं जाने दिया गया। कहाँ पर? उनको सिंगापुर नहीं जाने दिया गया। क्यों? उनसे कहा गया कि भारत सरकार की परमिशन लीजिए। आप किसकी? भारत सरकार की परमिशन लीजिए। एक बार यूरोप में भी उनका भाषण था तो उन्हें वहाँ पर भी नहीं जाने दिया गया। समझ रहे आप मेरी बात? और कुछ दिन पहले दोस्तों उसमें पंजाब में और पश्चिम बंगाल में बीएसएफ का क्षेत्र बढ़ा दिया गया था और उसका विरोध किया था काफ़ी मात्रा में। पंजाब सरकार ने भी विरोध किया और ममता बनर्जी साहब ने भी विरोध किया था उसका। लेकिन यदि दोस्तों इनके पास, इन सब के पास यानी कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के पास यदि संप्रभुता होती तो ममता बनर्जी रोक न लेती दोस्तों। अरे ममता बनर्जी रोक न लेती। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ये क्या है? ये सब प्रांत हैं, भारत एक राज्य है। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो राज्य है उसे देश बोल देते हैं, जो प्रांत है उन्हें क्या बोल देते हैं? राज्य बोल देते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट का समय चाहता हूँ। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि डिजिटल बोर्ड की कमी है, तो आप लोग सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों, साथ निभाएं। इससे क्या होगा कि आप लोग साथ निभाएंगे तो हम लोग भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। आप सब लोग ये भी जान चुके हैं कि हमारे जितने भी अध्यापकगण हैं बहुत ही जुझारू और ईमानदार अध्यापक हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। दोस्तों जब समाज में लोग सोते हैं तो टीचर क्या होते हैं? टीचर लोग जागते हैं। क्यों जागते हैं? क्योंकि उन्हें क्या होता है? सुबह को पढ़ाना भी पड़ता है। क्यों दोस्तों? टेंशन ही इतनी होती है। और वो अध्यापक, मैं उस व्यक्ति को अध्यापक नहीं मानता जो व्यक्ति पढ़कर नहीं जाता। क्योंकि पढ़कर जाने से क्या होता है कि हमें नई नई चीज़ों का क्या होता है, हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है नई चीज़ें। तो हम लोग दोस्तों जान गए कि भैया भारत क्या है? भारत क्या है? एक राज्य है, या फिर दोस्तों हमने देखा भारत एक देश है। ठीक है भैया, इन दोनों बातों में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। यह बात एक ही है, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं। दूसरा, क्या राष्ट्र भी एक बात है? क्या
राष्ट्र भी एक ही बात है। नेशन जिसे हम बोलते हैं, नेशन यानी राष्ट्र। अरे भारत यानी कि राज्य और देश को हमने बता दिया कि सब एक ही बात है। क्या राष्ट्र भी इन दोनों से मिलता जुलता है? राष्ट्र भी एक ही बात है क्या दोस्तों? राष्ट्र भी एक ही बात है क्या दोस्तों? राष्ट्र का मतलब लिखिए आप लोग। राष्ट्र का मतलब होता है समाज के बीच, समाज के बीच भावनात्मक जुड़ाव, समाज के बीच भावनात्मक जुड़ाव। किसका मतलब दोस्तों? राष्ट्र का मतलब होता है। यानी कि जहाँ समाज में आपको जुड़ाव दिखाई दे कि भैया सब लोग क्या हैं, एकजुट हो रहे हैं, मनोवैज्ञानिक लगाव दिखाई दे, आपसी जुड़ाव दिखाई दे आपको समाज में, तो क्या है वो राष्ट्र कहलाएगा। और ये जो जुड़ाव है दोस्तों, ये जो जुड़ाव है मेरे दोस्तों, ये जुड़ाव हमें कई आधारों पर देखने को मिल सकता है। जैसे ये जुड़ाव हमें इतिहास के नाम पर देखने को मिलता है दोस्तों, धर्म के नाम पर देखने को मिल सकता है, भाषा के नाम पर देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये हमें संस्कृति के नाम पर भी देखने को मिल सकता है। संस्कृति, मैंने आपको क्या बताया कि सर एक बात बताएं कि समाज के बीच जो आपसी जुड़ाव है ये हमें कई आधारों पर देखने को मिल सकता है। जैसे इतिहास के नाम पर भी देखने को मिलेगा, धर्म के नाम पर भी देखने को मिलेगा, भाषा के नाम पर भी देखने को मिलेगा और संस्कृति के नाम पर भी देखने को मिलेगा। हम सबका इतिहास एक रहा है दोस्तों, हम सबका इतिहास एक रहा है, तो हम क्या हैं? हम सब एकजुट हैं। हम सब एकजुट हैं कि हमारे जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और हम सब क्या हैं? उनके सम्मान में एक आंदोलन चला रहे हैं और हम लोग क्या हैं? सब एकजुट हैं। कैसा है? समाज में जुड़ाव उत्पन्न हुआ, और जब समाज में जुड़ाव उत्पन्न हो जाए तो क्या दोस्तों? वही राष्ट्र है। धर्म के आधार पर भी जुड़ाव होता है दोस्तों। हम सबका धर्म एक है दोस्तों, हम सबका धर्म एक है, तो क्या है? राष्ट्र है। क्या है? राष्ट्र दोस्तों। भाषा के नाम पर भी जुड़ाव ये देखने को मिल सकता है हमें। कहाँ पर? भाषा के नाम पर भी जुड़ाव देखने को मिल सकता है कि हम सब हिंदी बोलते हैं और हिंदी बोलने के आधार पर हम सब में क्या है? एक जुड़ाव है, एक जुड़ाव है। संस्कृति के नाम पर दोस्तों हमारे भारत में फिर भी डिफरेंट कल्चर पाए जाते हैं भैया। दक्षिण का कल्चर अलग है, पूर्व का कल्चर अलग है, उत्तर का कल्चर अलग है। इतने तमाम कल्चर अलग अलग प्रकार का होते हुए भी फिर भी हमारे देश में क्या है? लगाव है दोस्तों। क्या है? जुड़ाव है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी आपको, ध्यान सुनते रहिएगा दोस्तों, जहाँ कहीं भी आपको ये इन चार आधारों पर जुड़ाव दिखाई दे समाज में, मैं कह रहा हूँ यदि आपको समाज में इन चार आधारों पर जहाँ कहीं भी जुड़ाव दिखाई दे तो क्या है वो होगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कौन सा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। ठीक है बेटे जी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस राष्ट्र का मतलब होता है समाज के बीच आपसी जुड़ाव या भावनात्मक जुड़ाव, और ये जो जुड़ाव है हमें कई आधारों पर समाज में देखने को मिल सकता है। ये जुड़ाव हमें इतिहास के नाम पर देखने को मिल सकता है, धर्म के नाम पर देखने को मिल सकता है, भाषा के नाम पर देखने को मिल सकता है, संस्कृति के नाम पर देखने को मिल सकता है। यदि समाज में इन चार आधारों पर यदि आपको जुड़ाव देखने को मिल रहा है तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन दोस्तों हमारा मन कर रहा है कि भैया हम जो है इन सब में रुचि नहीं रख रहे, हम सब इन सब में रुचि नहीं रख रहे, हम सब क्या है? इन सब में जुड़ाव नहीं महसूस नहीं कर रहे। हमारा तो जुड़ाव ये है, हम तो भैया राष्ट्रगान के प्रति जुड़ाव है हमारा। तो किसके प्रति? राष्ट्रगान के प्रति जुड़ाव है ना। राष्ट्रध्वज के प्रति जुड़ाव है गुरुजी हमारा। तो राष्ट्रध्वज के प्रति जुड़ाव है हमारा। तो गुरुजी हर घर तिरंगा जो मिशन चलाया है, हर घर तिरंगा, जो हर घर तिरंगा मिशन चलाया उसके प्रति जुड़ाव है गुरुजी हमारा। तो गुरुजी 15 अगस्त के प्रति जुड़ाव है, 26 जनवरी के प्रति जुड़ाव है। समझ रहे हैं मेरी बात आप? कि हमारा तो राष्ट्रगान के प्रति जुड़ाव है, राष्ट्रध्वज के प्रति जुड़ाव है, और हर घर तिरंगा। कभी कभी मोदी जी घोषणा करते हैं कि साहब हर घर तिरंगा होना चाहिए, सभी के घर के ऊपर तिरंगा होना चाहिए, सबकी गाड़ी के ऊपर तिरंगा होना चाहिए। तो वो भी क्या है? वो भी एक राष्ट्रवाद कहलाएगा। अभी बात करेंगे उस पर।
तो हमारा जुड़ाव 15 अगस्त के दिन होगा, हमारा जुड़ाव 26 जनवरी के दिन होगा। समझ रहे हैं आप दोस्तों। और कभी कभी राजनीतिक दल घोषणा करते हैं कि सभी लोग थाली बजाइए, सभी लोग थाली बजाइए। और दोस्तों जहां राजनीतिक दलों ने घोषणा कर दी और आप लोग क्या हो गए, समाज में एकजुट हो गए। क्या हो गए, समाज में आप लोग एकजुट हो गए, तो ऐसा राष्ट्रवाद कहलाता है दोस्तों। यदि, सुनते रहिएगा, यदि राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्रध्वज के प्रति हर घर तिरंगा मिशन है, 15 अगस्त 26 जनवरी, हमारा मन कर रहा हम तो 15 अगस्त का दिन झंडा लेकर दौड़ेंगे जी सब में, क्या है। अगर इन सब आधारों पर आपको समाज में क्या दिखाई दे, जुड़ाव दिखाई दे, तो वो कहलाता है दोस्तों राजनीतिक राष्ट्रवाद। क्या, राजनीतिक राष्ट्रवाद। क्या कहलाएगा दोस्तों, राजनीतिक राष्ट्रवाद कहलाता है। आ रही है बात समझ में आपको। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, राष्ट्र यानी क्या होता है, राष्ट्रवाद कौन कौन से प्रकार का होता है, ये आप सबको बता दिया। अब हम देखते हैं दोस्तों कि हम बात कर रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इस पॉलिटिकल सिस्टम की या इस राज्य व्यवस्था की सॉरी दोस्तों, या इस राज्य व्यवस्था की हमको आवश्यकता क्यों पड़ रही है दोस्तों। इस राज्य की या फिर सरकार की आवश्यकता क्यों दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। हम बात करें दोस्तों आपसे कि ये जो राज्य है या फिर सरकार है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है दोस्तों। हालांकि मानव नैतिक है दोस्तों, गांधी जी कह रहे हैं, गांधी जी कहते हैं कि मानव नैतिक है, मानव अपने अच्छे बुरे को समझता है, जानता है मानव अपने अच्छे बुरे को, तो फिर क्यों एक नियंत्रणकारी आवश्यकता की हमें ज़रूरत पड़ रही है। क्यों दोस्तों एक नियंत्रणकारी आवश्यकता की एक संस्था की हमें ज़रूरत पड़ी, जब गांधी जी ने कह दिया। दूसरी तरफ दोस्तों कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, अरे कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये जो राज्य होता है ये लोगों के शोषणकारी संस्था होती है, लोगों का शोषण करती है ये संस्था राज्य। जहाँ दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कह दिया, गांधी जी ने कह दिया, फिर भी राज्य है, अरे फिर भी राज्य है दोस्तों। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विचारों में समान रूपता देखने को मिलती है। उसमें एक ऑप्शन था दोस्तों, उसमें एक ऑप्शन था कि राज्य के विनाश पर, किस पर, राज्य के विनाश पर। यानी कि गांधी जी के विचार और कार्ल मार्क्स के विचार जो थे वो किसके, राज्य के विनाश के ऊपर बिल्कुल एक रूपता में विचार थे, यानी कि बिल्कुल समरूप विचार थे। तो दोस्तों एक बात बताइए, मैंने कहा कि ये जो राज्य है या सरकार है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने बताया कि इतने इतने बड़े विद्वान लोगों ने कह दिया कि भैया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये संस्था नहीं होनी चाहिए, ये लोगों का शोषण करती है। एक बात बताइए दोस्तों, यदि समाज में इस समय राज्य है, सरकार है दोस्तों इस समय समाज में, अब सरकार है तब तो इतना बुरा हाल है, ध्यान सुनते रहिएगा, यदि सरकार है तब तो इतना बुरा हाल है। यदि ये सरकार ना होती तो क्या होता दोस्तों, अरे तो क्या होता, यदि सरकार ना होती तो क्या होता दोस्तों, सोचने लायक बात है। तो दोस्तों समाज में हो जाता क्या, समाज में आ जाती अराजकता। क्या आ जाती दोस्तों, अराजकता। अराजकता या फिर दोस्तों हम बोलेंगे मत्स्य न्याय। क्या बोलेंगे हम इसे, मत्स्य न्याय आ जाता। अरे आ जाता नहीं आ जाता मत्स्य न्याय, कि भैया जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती। और अराजकता का मतलब दोस्तों आप ऐसे मत लगा लीजिएगा कि भैया लाठी डंडा लेकर आप लोग चल रहे हैं, एक दूसरे को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि अराजकता का मतलब है कि जो व्यक्ति अमीर है दोस्तों, जो व्यक्ति अमीर है वो अमीर ही बनता चला जाएगा और जो व्यक्ति गरीब है वो गरीब ही रह जाएगा। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ कि अराजकता समाज में आ सकती है इस राज्य के सरकार के ना होने से। यदि है तब तो इतना बुरा हाल है, यदि ना होती तो क्या होता, तो दोस्तों अराजकता आ जाती।
और क्या होता गुरुजी? और क्या होता? और ये होता कि भैया पुलिस नहीं होती, अरे पुलिस नहीं होती, सेना नहीं होती और विधि नहीं होती, विधि नहीं होती। तो दोस्तों यदि ये सब कुछ ना होता तो ये सब कुछ होता, यदि है तब तो इतना बुरा हाल है, ना होता तो ये सब कुछ होता। दोस्तों जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आदिवासी SC ST वर्ग के जो लोग हैं, उनको खाना तक नसीब नहीं होता दोस्तों, यदि राज्य या सरकार ना हो तो। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों। तो टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है, आगे हम लोग कल बात करेंगे, और कल जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, उसमें हम लोग बात करेंगे संविधान पर। संविधान और संविधान बाद में अंतर हम लोग देखेंगे, और हमारा थोड़ी सी चर्चा हम लोग लोकतंत्र पर भी करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रॉपर वे में हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। इन 2 क्लासों में, आज की में और कल की क्लास में, आपको बेसिक तैयार हो जाएगा। यानी कि परसों से हम लोगों का टॉपिक चलेगा भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि या फिर भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। समझ रहे हैं आप मेरी बात दोस्तों? तो आज के लिए यहीं विदा चाहता हूं दोस्तों आपसे मैं। बने रहिए हमारे साथ, FM गोल्ड चैनल आप सभी की सेवा में तत्पर तैयार है। और अपने साथीगण को बता दीजिएगा क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आशा करता हूँ आपको क्लासेस ये अच्छी लगेंगी, और अच्छी लगी होगी भी आज की क्लास, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। बने रहिए FM गोल्ड चैनल पर, साथ निभाएं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।